ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई कांग्रेस नेता। लोकसभा में मंत्री ने पूछा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल, पेट्रोलियम की कीमतों को जीएसटी के दायरे में रखने का किया आग्रह। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आगाज, दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, कल तक के लिए सदन स्थगित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर की प्रेस वार्ता, कहा विधायकों की पिटाई मामले पर स्पष्टीकरण दे मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामों के बीच चल रहा है और सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन खास बात यह रही कि दिल्ली पुलिस ने बाद में इस ट्रैक्टर को ही जब्त कर लिया। दरअसल संसद के मानसून सत्र के कारण इस इलाके में धारा 144 लागू रहती है। ऐसे में राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल गांधी तो संसद भवन में चले गए, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास बीवी को हिरासत में ले लिया और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने उस ट्रैक्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से एक मंत्री ने पेट्रोल डीजल के दर को कम करने को लेकर, अलग अलग कीमतों को लेकर सवाल किया और पेट्रोल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में रखने की आग्रह भी किया है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो हिंदुस्तान में रेट है वो हर राज्य में अलग अलग तरह की कीमतें हैं। क्योंकि हर राज्य को स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से टैक्सेशन करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, इससे दाम में भी भारी अंतर रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगामी समय में, चूंकि ये जीएसटी काउंसिल का विषय है, क्या मंत्रालय या सरकार जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दर समान हो और कुछ दर में गिरावट भी आ सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। सोमवार से बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो गई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद पहुंचे, जहां परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सीएम नीतीश का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, आज से मानसून सत्र का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि इसे कल तक के लिए तो स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने हंगामेदार में इस सदन में शुरुआत की। तो वहीं आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार विधान मंडल पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष, तस्वीरों में देख सकते हैं, विजय सिन्हा को भी आज उनसे मुलाकात की और उसके बाद परिषद के कार्यकारी सभापति, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, अवधेश नारायण सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। इधर सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष के नेता सदन में पहुंचे, जहां विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस सत्र में 5 बैठकें आयोजित हैं। तो वहीं विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की गरिमा का पालन करने की भी बात कही। तो आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सोमवार से आज से मानसून सत्र का आगाज शुरू हो गया है। आपको बता दें कुल 5 बैठकें होनी है इस बार के मानसून सत्र में और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तमाम माननीय सदस्यों से भी कहा है कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। आपको बता दें कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया पहले ही दिन, लेकिन आपको बता दें कि हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि सदन की गरिमा का पालन करना सबका दायित्व है।
और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन माले विधायक सुदामा प्रसाद ने जमकर हंगामा किया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, वो किसके आदेश पर की गई, इसकी जांच हो और जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया वो उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बख्शा गया है। वहीं विधानसभा के पोर्टिको में कई विधायकों ने सांकेतिक विरोध जताया तो कुछ विधानसभा में हेलमेट पहुंच गए। विधानसभा आ रहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ। देख सकते हैं आपके विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का ये जोरदार हंगामा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माले विधायक और तमाम विपक्षी विधायक जो वहां पर सदन में मौजूद थे पोर्टिको में, उन्होंने कुछ ने हेलमेट पहनकर विरोध जताया तो कुछ ने वहां पर काला पट्टा दिखाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट सत्र में पिछले साल 2020 में विपक्षी विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, इसको लेकर विपक्षी विधायक ने इस बार मानसून सत्र के पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन किया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगियों के मत अलग अलग हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां इसके समर्थन में है तो भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। और इस बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। हाजीपुर में आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है। बिहार सरकार में क्योंकि हम एक गठबंधन के स्वरूप में है तो हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, बहुत सी चीजों में हम लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है, तो तीन फैक्टर को देखते हुए संगठन कैसे मजबूत हो, बिहार में किस तरह आदरणीय रत्नाकर जी बैठे हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 25 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो। सरकार बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारियों से, जहां पर एनडीए की बैठक में वीआईपी ने आने से मना कर दिया है। एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुई है वीआईपी पार्टी। आपको बता दें कि वीआईपी के प्रमुख है मुकेश सहनी और मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया कि वो एनडीए के विधायक दल के बैठक में नहीं आएंगे, ना ही वीआईपी के तमाम नेता पहुंचेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने हिस्सा नहीं लिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हुई एनडीए के विधायक दल की बैठक थी। आज एनडीए के विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें मुकेश सहनी ने आने से मना कर दिया। सरकार में नहीं सुनी जा रही हमारी बात, ये बात मुकेश सहनी ने कही है। मंत्री है, उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, ऐसे में बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। ये बयान मुकेश सहनी ने दिया है। शाम 4:30 बजे मुकेश सहनी अपने आवास पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुई है वीआईपी की पार्टी। आपको बता दें कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, एनडीए में उन्हें सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। और शाम 4:30 बजे अपने आवास पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। का बैठक का बहिष्कार इसलिए हमने किया कि हम सरकार के साथ नहीं है, लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात बीजेपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब है। तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को सुना आपने, उन्होंने कहा है कि हमारी बात को माना नहीं जा रहा है, ऐसे में बैठक में सहयोग देने का मतलब बनता नहीं है, बैठक में पहुंचने का कोई मतलब नहीं बनता है। यह बात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने यह बयान दिया है राजधानी पटना में। उन्होंने कहा है कि एनडीए के विधायक दल की बैठक में वो सम्मिलित नहीं होंगे, ना ही वीआईपी के कोई लोग पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार उनकी बात ही नहीं सुन रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री है मुकेश सहनी और मंत्री होने के बावजूद उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, जैसा कि खुद मंत्री मुकेश सहनी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम 4:30 बजे वे अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें वो तमाम बातें करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनडीए में जिस बात का डर लगातार हो रहा था, विपक्ष जिस बात का दावा कर रही थी,
वो कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक, जिस बात का डर था वही हो रहा है। विपक्ष के दावे अब कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो ने मना कर दिया बैठक में पहुंचने से। बिल्कुल, देखिए कमाल की बात है। विपक्ष की भविष्यवाणी है, तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी, चिराग पासवान की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन मौजूदा वक्त में मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए सही साबित होती हुई दिख रही है। अब देखिए, सरकार में मंत्री भी हैं, एनडीए के पार्टनर भी हैं। मुकेश सहनी वो ये कह रहे हैं कि सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था, उन्होंने एनडीए की बैठक का बायकॉट कर दिया। शाम अपने घर पर मीटिंग करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो खुले तौर पर अगर मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इस बैठक में शामिल होने का क्या मतलब है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एनडीए के अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है, एनडीए के अंदर कितने बड़े भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मदन सहनी ने कहा था, वो भी मंत्री हैं, उन्होंने भी जब कहा था कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता, यहाँ तो अधिकारी और अफसरशाही हो रही है, उन्हें तो सीएम ने मना लिया, इन्हें कौन मनाएगा? बिल्कुल, मुकेश सहनी की शिकायत दूसरी है, मदन सहनी की शिकायत दूसरी है। दोनों शिकायतों में फर्क यह है, मदन सहनी को अपने अफसरों से, अधिकारियों से शिकायत थी, जबकि मुकेश सहनी की शिकायत यह है कि मुकेश सहनी अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक हैसियत का जो आकलन करते हैं। मुकेश सहनी को यह लगता है कि उनका राजनीति में एक बड़ा कद है, बिहार की राजनीति में वो सत्ता में हैं, महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, जो सीटों का गणित है आप समझ सकते हैं। 4 सीटें उनकी पास है और इन 4 सीटों से सरकार बन भी सकती है, गिर भी सकती है। तो इसको लेकर मुकेश सहनी को लगता है कि हमसे पूछकर चीजें होनी चाहिए, हमको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, हमारी बात नहीं सुनी जाती, और इसको लेकर मुकेश सहनी अक्सर तेवर दिखाते रहते हैं। एक सवाल है, बनारस जब वो पहुंचे, वाराणसी पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं आने दिया गया। योगी राज है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सहयोग में है, यहां पर भी उनकी मिलकर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या इस बात से तो वो नहीं खफा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें वहां आने नहीं दिया, कहीं इसलिए तो वो कहीं मन में उनके कोई खटास तो नहीं है? देखिए, खटास का कोई मतलब है नहीं, और मुकेश सहनी की नाराजगी से बीजेपी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुकेश सहनी बीजेपी को, माफ कीजिएगा, बीजेपी मुकेश सहनी को इतना भाव देती नहीं है। ये एक बार नहीं कई बार दिखा भी है। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा कि मुकेश सहनी पर एनडीए को तो फर्क पड़ता है। मुकेश सहनी पूरे कार्यकाल वाली एमएलसी की सीट चाहते थे, जबकि बीजेपी ने उनको 18 महीने वाली एमएलसी की सीट दी है, 1.5 साल वाली एमएलसी की सीट दी है। मुकेश सहनी तब भी बिदक गए थे, मुकेश सहनी तब भी नाराज हो गए थे, लेकिन मुकेश सहनी कुछ कर नहीं पाए। उनको बीजेपी के हिसाब से चलना पड़ा, बीजेपी की सीट स्वीकार करनी पड़ी, बीजेपी उन्होंने 1.5 साल वाली सीट दी। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एनडीए के विधायक दल की बैठक में जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा है कि वीआईपी के कोई भी नेता कार्यकर्ता वहां नहीं मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा भी है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, बतौर मंत्री उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो ने शाम 4:30 बजे अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। और समस्तीपुर के सांसद और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज एक दिवसीय दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पार्टी अभी भी वही है, पार्टी अभी एक ही है। कोई व्यक्ति अगर किसी अलग गुट की बात कर रहा है तो वह उसका निजी मामला है, उन्हें मंथन करने की जरूरत है। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ही हैं। हालांकि चिराग पासवान अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। यह मामला चुनाव आयोग के पास लंबित है, चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्णय आएगा उसे पार्टी सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी। पार्टी का 2 विभाजन नहीं हुआ है, पार्टी वही है। लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले थी अभी भी वही है, पार्टी एक है। अब कोई लोग कहते हैं कि हम इस गुट के हैं उस गुट के हैं, तो वो गुट वो बना रहे हैं, लेकिन पार्टी हमारी वही है। शीर्ष नेतृत्व बदला है और पार्टी वहीं की वहीं है। जो हमारे संस्थापक, हमारे बड़े पापा आदरणीय श्री रामदास पासवान जी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो सोच थी, उसी सोच के साथ हमारी पार्टी आज भी आगे बढ़ रही है। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ ये पार्टी है, हमेशा रहेगी, और हम लोग हमेशा इसके लिए काम आगे करते रहेंगे। उनकी आइडियोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। पार्टी एक है,
इस बात को समझने की कोशिश करिए। पार्टी एक है, पार्टी टूटी नहीं है, सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कौन हो? हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। कारगिल दिवस के 22वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तोलोलिंग की तलहटी में स्थित करगिल स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी वहां पर इस कारगिल विजय दिवस समारोह में भाग लिया। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ सेना की जीत की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए भारत 26 जुलाई को विजय दिवस मनाता है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की है जिन्होंने इस जंग में बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के मन की बात कार्यक्रम का एक अंश भी ट्विटर पर साझा किया है। विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है
हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना, ऐसे स्वभाव के लोग। और पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में 22वां कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं मौके पर शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से आप संयोजक सभी को आज के इस कार्यक्रम के बिहार शरीफ में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद कारगिल पार्क में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके शौर्य को याद किया गया। इस मौके पर राजगीर सीआरपीएफ के कमांडेंट ब्रिगेडियर कुमार वीरेंद्र, एनसीसी कैडेट बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजीव बंसल, बिहार शरीफ नगर निगम की महापौर वीणा कुमारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट ब्रिगेडियर कुमार वीरेंद्र ने कहा कि भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए कारगिल में जो जवान शहीद हुए, आज उन्हें याद करने का दिन है। कारगिल पर विजय हासिल की थी, इसमें भारतीय सेना के 527 शहीद हुए थे, जिसमें ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर और बहादुर जवान थे। और इसमें ये जो एक अगर आप उसका और एनालिसिस करेंगे तो 527 में से देश के हर एक कोने से उस सिपाही ने आके अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। ये भारत की एकता को दिखलाता है। चलिए अब बढ़ते हैं, सावन की बात करते हैं। और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 6 जुलाई तक बाबा गरीबनाथ का पट बंद रहेगा। सावन में बाबा के मंदिर में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां कोरोना पर शिव भक्तों की आस्था भारी दिखी। बाजार जब खुला हुआ तो भीड़ तो होनी ही होनी है, भक्तों के भीतर श्रद्धा होनी होनी है। श्रावण माह है, महादेव का माह है, महादेव का दिन है सोमवार, तो स्वतः भीड़ तो होनी ही होनी है। तब है कोरोना काल है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी अनुसार आदमी को चलना चाहिए। और मंदिर बंद है, लोगों के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति, बाबा गरीबनाथ के प्रति। मंदिर तो बंद था। और खगड़िया जिले में सावन माह की शुरुआत को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में शिव भक्तों में चहल पहल देखने को मिल रही है, तो वहीं परबत्ता प्रखंड के अगवानी गंगा घाट से कांवड़ियों ने जल भरकर शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकले। बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर मंदिरों में पहले के मुताबिक सन्नाटा पसरा है। यहाँ से आप कहाँ के लिए जल भर रहे हैं? बाबा प्रेस सोमनाथ बेलदौर। ये कितने दूरी में पहुँचिए, कितने के समय में आपको लगता है पहुँच जाएंगे? 10 घंटे। आपका क्या उद्देश्य है इस यात्रा में? इस यात्रा में उद्देश्य यही है कि हम शांतिपूर्ण रहते और शांतिपूर्ण से बाबा बोले मेरा जल स्वीकार कर। अभी आप भगवानी घाट आए हुए हैं, यहाँ पे आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कुछ कमी दिखी प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं। आज सावन की पहली सोमवारी है। इस पावन अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिव भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को शिव पूजा की अनुमति मंदिर प्रबंधन ने दी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी शिव मंदिर में पालन किया गया है। आपको बता दें कि प्रथम सोमवारी को भक्तों में काफी उत्साह भी देखा गया। उधर मुंगेर में कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने वाला जिला स्वास्थ्य विभाग खुद मेडिकल कचरों के निस्तारण को लेकर पूरी तरह लापरवाह है, जिसके कारण सदर अस्पताल और कोविड-19 संक्रमण को लेकर बनाए गए जांच केंद्रों से हर दिन मेडिकल कचरों का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण न केवल संक्रमण फैलने का खतरा है, तो वहीं मेडिकल कचरों के बीच काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी डरे रहते हैं।
CIO क्या जमा होता है जी। और वहाँ से गाड़ी सिनर्जी का आती है लेकर चली जाती है। लेकिन से 2 दिनों से वो कचरा नहीं आई होगी, तो हो सकता है कि होगा, लेकिन चल जाएगा। आपका वहाँ RT-PCR काउंटर के बाहर मतलब लैब के बाहर भी रखा हुआ था। हम लोग बात करते हैं सिनर्जी से। प्रेजेंटली हम लोग 3 शिफ्ट में यहाँ पे काम करवा रहे हैं RT-PCR लैब में, और तीनों शिफ्ट में हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे 4 LTs हैं, इवनिंग शिफ्ट में 2 हैं और नाइट शिफ्ट में 2 LTs हैं, और ये सारे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं और हम 750 सैंपल एक दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं। सुपौल का सदर अस्पताल खुद ही बीमार है। अस्पताल में ना तो डॉक्टर मिलते हैं, ना ही कोई सुविधा है, जिसका खामियाजा अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज डॉक्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि नजर ही नहीं आते। इस बारे में जब सिविल सर्जन से सवाल किया तो उन्होंने मामले में जानकारी नहीं होने की बात कर डाली। तो वैसे हैं महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी कोई कमी है, वैसे सबको रहना चाहिए। अभी देख लेते हैं दूर से स्वास्थ्य। अल्ट्रासाउंड में भी डॉक्टर जो है वो अभी नहीं थे। अभी नहीं थे जी, अगल बगल में होंगे। 3 घंटे से नहीं है, मरीज तो बता रहे हैं 3 घंटे से वो सुबह 8 बजे से ही बैठे हुए हैं और 11 बजे से ऊपर हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।